Hello students, welcome to the first lecture of reproduction in lower and higher animals, class 12 HSC महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। जैसे कि आप सब जानते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के नए सिलेबस आए हैं जिसमें बायोलॉजी भी इंक्लूड होता है। तो आज हम आपके महाराष्ट्र बोर्ड के नए सिलेबस का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आपको सजेस्ट हो रहा है, उस नाम से आपको कुछ समझने आ रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर पहला जो वर्ड है आपके सामने वो है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, और अगर जब हम रिप्रोडक्शन कहते हैं तो हमारे मन में क्या क्या चीज़ें आती है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का काम ये होता है कि वो नए लाइफ फॉर्म्स को जनरेट कर सकता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, वो नए लाइफ फॉर्म्स को जनरेट करेगा जो भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स होंगे उससे। दूसरी बात, रिप्रोडक्शन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम हमारी स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म में हो या हायर ऑर्गेनिज्म में हो, और ये हमारी स्पीशीज़ को एक लंबे समय तक ज़िंदा रखने के लिए काम आता है। मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई है, मैं आपको बता दूं, ये आपके टेक्स्ट बुक्स के ही पॉइंट्स है जो मैंने लिए हैं। तो इसी के अंदर जो मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे मैंने उसको कवर किया है। अगर आपको लगे इसमें कि आप कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं जिसमें आपको लगे कि जिससे रिप्रोडक्शन हम बेहतर समझ सकते हैं, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। अब हम जाएंगे इसके सेकंड स्लाइड की तरफ। अब इसका सेकंड स्लाइड यानी कि चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सभी को मालूम है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं वहाँ गैमेट भी फॉर्म होता है, मियोसिस भी होता है। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है। आप अपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे ज़रूर, या अपने क्लास 11th में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक से ज़्यादा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसा कि मैं आपके सामने कह रहा था कि यहाँ पर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक से ज़्यादा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरी बात जो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखनी है वो ये बात है कि यहाँ पर जो प्रोजेनी यानी कि उनसे जो न्यू बॉर्न पैदा होगा, वो जो प्रोजेनी पैदा होगा उसको हम क्लोन्स कहते हैं, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी एकदम क्या होता है, सिमिलर होता है। यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये एग्जैक्टली वैसे ही ऑर्गेनिज्म होगा जैसे कि पेरेंट है, और इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लोन्स कहते हैं। अब हम आकर देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स को देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको एक मेथड, पहला मेथड दिखाई देगा उसका नाम है जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन बेसिकली जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है ये होता है स्पॉन्जेस में, और स्पॉन्जेस आपको कहाँ मिलेंगे, पानी में मिलेंगे। ठीक है। अब जेम्यूल फॉर्मेशन होगा तब जब स्पॉन्जेस में क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होगी, तब क्या फॉर्म होता है, जेम्यूल्स फॉर्म होते हैं। अगर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर आर्कियोसाइट्स दिख रहे होंगे, बराबर। अब स्पॉन्जेस क्या होते हैं, सिडेंटरी होते हैं, एक जगह पर ही रह सकते हैं, बराबर। अब जब ये एक जगह पर रह सकते हैं तो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये जो आर्कियोसाइट्स है, ये जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होगा, जब जेम्यूल फॉर्म होगा, तो ये जो आर्कियोसाइट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, ये आर्कियोसाइट्स इस माइक्रोपाइल से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और पानी के थ्रू क्या होंगे, आगे जाएंगे, और किसी भी एक सबस्ट्रेटम पर, जहाँ पर जो भी सूटेबल सबस्ट्रेटम होगा वहाँ पर जाकर लग जाएंगे, और नया वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पॉन्ज फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जेम्यूल फॉर्मेशन कहाँ आपको दिखाई देगा, मरीन स्पॉन्जेस में दिखाई देगा। तो ये कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब
नेक्स्ट आते हैं बडिंग। ये काफ़ी बेसिक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। बडिंग आपने पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर एक बड होता है जो क्या होता है, पेरेंट की बॉडी पर होता है। एक समय तक वो पेरेंट से क्या होगा, न्यूट्रिशन लेगा और उसके बाद वो डिटैच हो जाएगा और किसी एक सबस्ट्रेटम पर फॉल होकर क्या होगा, अडल्ट में बदली हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हाइड्रा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हाइड्रा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास जिसे हम कहेंगे रीजनरेशन के, रीजनरेशन का ये भी आपने सुना होगा। रीजनरेशन में क्या होता है, अगर और किसी ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा चला जाए तो उसको क्या कर सकते हैं हम, कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस आपका रीजनरेशन का है, ये प्रोसेस आपको यूनिसेल्युलर से लेकर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सभी में दिखाई देगा। किसी किसी में रीजनरेशन कुछ छोटे से पार्ट का होता है, जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स में कोई कट लग जाए छोटा सा तो वो रीजनरेट होकर हील हो जाता है, पर अगर ह्यूमन बींग्स में हाथ कट जाए तो नहीं हो सकता। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर रीजनरेशन पूरा होता है, जैसे कि केस है प्लेनारिया का। प्लेनारिया के केस में अगर वो हाफ हाफ में डिवाइड भी हो गया तो भी वहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। प्लेनारिया का एक स्पेशल केस बुक में दिया हुआ है कि प्लेनारिया जो है एसेक्सुअल मेथड में फ्रेगमेंटेशन से भी और रीजनरेशन दोनों से क्या कर सकता है, खुद को ग्रो कर सकता है। होप सो आपको दोनों में फ़र्क पता होगा। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी को खुद तोड़ा जाता है और वो फ्रेगमेंट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर सबस्ट्रेटम में ग्रो होते हैं। पर रीजनरेशन में अगर कोई पार्ट पर कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए, वो डिटैच हो जाए, वो मतलब कोई चीज़ लग जाने की वजह से, तो उसके बाद में क्या होगा, वो हिस्सा क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह से रीजनरेशन हमने पढ़ लिया। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। हमने अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है, यहाँ पर आपको याद होगा जो हमने पीछे पढ़ा था जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ क्या होता है, गैमेट्स होता है, जो कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, इसे हम एम्फीमिक्सेस कहते हैं। याद रहेगा, ये वर्ड आपको याद रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सेस। सॉरी, मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसको ध्यान में रखिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ों को डिटेल में और डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ना है तो आपको टेक्स्ट बुक ज़रूर रीड करनी पड़ेगी। अब आगे की बात बढ़ाते हैं। आगे की बात में है जुवेनाइल फेस के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जुवेनाइल फेस किसे कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जुवेनाइल फेस एक ऐसा फेस होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है अभी एक्टिव नहीं है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये फेस कौन सा फेस कहलाएगा, आपका जुवेनाइल फेस कहलाएगा। फिर नेक्स्ट फेस जो आता है वो कौन सा फेस होता है, मैच्योरिटी फेस। ये मैच्योरिटी फेस में एक्चुअली में सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या कर सकता है, अचीव करता है, और उसके बाद जो हो सकता है वो क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी में कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सिंपल भाषा या हिंदी में बताया जाए तो फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे ह्यूमन बीइंग जो किसी भी सीज़न में ब्रीड कर सकते हैं। यहाँ ह्यूमंस के बच्चे को पैदा होने के लिए कोई स्पेसिफिक सीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेरएज कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पेसिफिक सीज़न में ही ब्रीड करते हैं, जैसे कि गोट्स। ठीक है, और भी एग्जाम्पल किताब में दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं किताब में, जैसे गोट दिया है, शिप दिया है, डोंकी दिया है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं वहाँ पर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर हम बेसिकली बात करें तो इसमें कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स का फॉर्म होना, इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म्स का फीमेल वजाइना में जाना, फिर उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना, जाइगोट का फॉर्म होना, जेस्टेशन पीरियड होता है और पार्चुरेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन और पार्चुरेशन ये दो वर्ड्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। बेसिकली जेस्टेशन और पार्चुरेशन बेसिकली एंड प्रोसेस होता है जहाँ पर प्रोजेनी क्या होने वाला होता है, पैदा होने वाला होता है। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात,
यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी कहते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे हम आदमी की बॉडी को देखकर या ह्यूमन की बॉडी को देखकर बता दें कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि मेल में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एडम्स एप्पल का। एडम्स एप्पल समझता होगा ना, गले के नीचे जो मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है ना। एडम्स एप्पल का डेवलप होना और फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलप होना, तो इससे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या सेक्सुअल डाइमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो आपको पता लग सकती है। ओके, अब हम बढ़ेंगे इसमें आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो पहला पार्ट आज पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज, वो है टेस्टिस के बारे में। बेसिकली जो टेस्टिस होता है वो आपको लोअर एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगा, है ना, पेट के नीचे वाले हिस्से में होता है, ठीक है। ये एक पाउच में होता है, उस पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम को लेक्चर के एंड में देखेंगे कि स्क्रोटम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अर्ली स्टेजेस जो होते हैं डेवलपमेंट के, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जब अब प्रोजेनी फीटस में होता है तो कहाँ होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। फिर उसके बाद ये नीचे आ जाता है कहाँ, इंज्यूनल कैनाल में। और आपको डायग्राम में इंज्यूनल कैनाल दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये ओवल शेप का होता है और डायमेंशंस आप इसके देख सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी को देखेंगे। तो ये डायग्राम पर मैं बार बार आता जाऊंगा और दिखाते जाऊंगा इसकी हिस्टोलॉजी क्या है। तो इसकी थियरी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी हिस्टोलॉजी में देखेंगे तो पहला पॉइंट लिखा है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, और इसकी जो सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस समय आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलिए, वहाँ पर आपको पेज नंबर 20 पर डायग्राम दिया हुआ है इसका, लेफ्ट साइड में बॉटम पर। उसमें इसको लिखिए कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी कहलाती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाती है। सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे स्लाइड में, और जस्ट अ मिनट, हम पीछे की तरफ जाते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई नीड सम टाइम। हाँ, सो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी कहलाती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाती है। तो आपको यहाँ पर ये ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या है, दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसकी सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर ये ट्यूनिका वेजाइनलिस आपको दिखाई दी, एरो पर ध्यान दीजिए। दूसरी जो इसकी सेकेंड मोस्ट लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर के बाद, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये आपको दिखाई दिया, ये दोनों आपको दिखाई दिए होंगे अभी। तो दो लेयर्स को याद रखें पहले हिस्टोलॉजी में, पहला कौन सा है, ट्यूनिका वेजाइनलिस है, और दूसरी लेयर कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ठीक है। अब इसको याद रखने के बाद अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में कहीं रुकाऊंगा। इसके बाद पहले इसको देख लो, जितने भी फाइबर्स होते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, वो डिवाइड होते हैं लोब्यूल्स में जाकर। किस में डिवाइड होते हैं, लोब्यूल्स में जाकर डिवाइड होते हैं। ओके, अब जब आपने दो लेयर्स को पढ़ लिया, जो कि एक ट्यूनिका वेजाइनलिस है और सेकेंड लेयर जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, उसके आगे ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो लेयर है उसके आगे ये जो डिवाइड होंगे, ये लेयर से आगे वो डिवाइड होंगे लोब्यूल्स में। ये आपको लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हिस्से दिखाई दे रहे हैं, आइसक्रीम के पीसेस की तरह जो आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं वो कौन से आपके लोब्यूल्स है। तो याद रखो बेसिकली कितने लोब्यूल्स एक यहाँ पर आपको पाए जाएंगे हर एक टेस्टिस में, 200 to 300 टेस्टिस में आपको लोब्यूल्स पाए जाएंगे। ये स्लाइड में मैंने इसका नंबर्स लिख कर रखा है, तो 200 से लेकर 300 लोब्यूल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो ये होने के बाद हर एक लोब्यूल के अंदर, यहाँ एक लोब्यूल दिख रहा है, हर एक लोब्यूल के अंदर आपको 1 से लेकर 4 के दरमियान में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ये जो आपको ये लोब्यूल्स दिख रहा है और इसके अंदर जो फोल्डिंग्स दिख रही है वो मिलाकर क्या बनेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनेगा। अब इसके आगे देखो, अब ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर यहाँ से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर रेटेड टेस्टिस बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ मैंने अब तक आपको क्या बताया।
मैंने आपको ये बताया है कि टेस्टिस के अंदर जो पहली लेयर है उसे हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, सेकेंड लेयर जो है उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया से जो चीज़ हमारे पास आती है उसे हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। हर एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 के दरमियान में लोब्यूल्स होंगे और हर लोब्यूल्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर जब आगे जाएंगे, ये एरो आप ध्यान दीजिए, अब ये सारे के सारे आगे जाकर क्या बनाएंगे, रीटी टेस्टिस बनाएंगे। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक नेटवर्क बना रहे हैं और इसे हम क्या कहते हैं, रीटी टेस्टिस कहते हैं। अब बच्चों हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। अब तक हमने जो इसके अलग अलग लेयर्स थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस, रीटी टेस्टिस, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने बात करी थी, जो हर लोब्यूल्स के अंदर आपको 1 से 3 में दिखाई देगा, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक पिरामिडिकल सेल्स होती है जिसे हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। मैं आपको इसका डायग्राम भी बताऊँगा कुछ देर में। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस स्लाइड का सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनका जो हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में अटैच होता है और वो सर्टोली सेल्स में अटैच होने के कारण स्पर्म्स को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, सर्टोली सेल्स होता है। उसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जो हमने पढ़ा था, एक से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उनके अंदर भी एक सेल होती है जिसे हम इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स कहते हैं। अब इनका काम ये होता है कि जो मेल हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, इसको सिक्रीट करने का काम करते हैं। यानी कि मैंने बेसिकली आपको दो सेल्स के बारे में बताया। पहली जो सेल है वो कौन सी है, सर्टोली सेल्स है, जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिल जाएगी। दूसरी जो सेल और सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो कहाँ लाई करती है, वो कहाँ होती है एक्चुअली। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको एक और एक सेल मिलेगी जिसका नाम होगा इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल, और ये क्या सिक्रेट करेगी, हार्मोन सिक्रेट करेगी, एक मेल हार्मोन सिक्रेट करेगी जो कौन सा होगा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आएगी। अब मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मुझे बार बार इसको पॉज करके आपको पीछे लेके जाना पड़ रहा है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टोली सेल्स है और यहाँ पर आपको छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है बेटा, ये यहाँ पर क्या है, स्पर्म्स है जो सर्टोली सेल्स में क्या है, अटैच्ड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा हमने सर्टोली सेल्स की बात कर ली थी, उसके अलावा हमने इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स की बात कर ली थी। वो देखो, दो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो इसके बीच में आपको ये दिखाई देगा कौन सा, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होगा वो आपको यहाँ पर गैप में दिखाई देगा। तो होपफुली इतना आपको इसमें से समझने आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सेसरी या एसेसरी डक्ट्स के बारे में बात करता है। तो बेसिकली एसेसरी डक्ट्स जो हमारी होती है वो कौन कौन सी होगी, वो होगी रीटी टेस्टिस, वासा, इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। ये सब की सब मिलाकर आपकी एक्सेसरी डक्ट्स कहलाएगी। इसके अलावा अब ये जो पॉइंट्स है मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इसके आगे के जो पॉइंट्स है। सो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, वो पहला पॉइंट ये है कि सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर रीटी टेस्टिस बनाते हैं। ये हमने पीछे वाले डायग्राम में और पीछे वाले कंसेप्ट में देखा था कि रीटी टेस्टिस कैसे बनता है। सारे के सारे जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, रीटी टेस्टिस बनाएंगे। और ये रीटी टेस्टिस से 12 से लेकर 20 के दरमियान में जो रीटी टेस्टिस से जो ट्यूब्स निकलते हैं, ये मिलकर बनाते हैं वासा इफ्रेंशिया बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस डायग्राम में वासा इफ्रेंशिया नहीं, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो दिया है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाई दे जाएगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम है उसमें आप वो देख सकते हैं। मैंने यानी कि क्या बताया मैंने, ये याद रखो, मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या बनेगा, रीटी टेस्टिस बनेगा, और रीटी टेस्टिस को मिलाकर क्या बनेगा, वासा इफ्रेंशिया बनेगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब ये जो वासा इफ्रेंशिया होता है बेसिकली वो करता क्या है, वासा इफ्रेंशिया का बेसिक काम ये होता है
कि ये जो स्पर्म है वो टेस्टिस से कहाँ लेकर जाता है, एपिडिडाइमिस में। आपको यहाँ पर इस एरो से देखो, मैं यहाँ पर एपिडिडाइमिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको एपिडिडाइमिस यहाँ पर दिखा, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि टेस्टिस से तो दे कैरी फ्रॉम द टेस्टिस, दे कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वासा इफरेंशिया की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर वासा डिफरेंस है ना, है ना। तो वासा इफरेंशियस का पहला वाला पार्ट होता है जो कि इस डायग्राम में नहीं है, पर आपको अपनी टेक्स्ट बुक के डायग्राम में दिख जाएगा। अब एपिडिडाइमिस का काम क्या होगा, तो यानी कि बेसिकली स्पर्म जो होगा ये टेस्टिस से कैरी कहाँ होगा, एपिडिडाइमिस के, ठीक है, वहाँ पर। अब ये स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस में बेसिकली आता तो टेस्टिस में है, बट ये यहाँ पर स्पर्म एक्चुअली में यहाँ पर मैच्योर होगा, कहाँ पर, एपिडिडाइमिस में स्पर्म क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम ये वास डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर आपको वास डिफरेंस दिख रहा है, ठीक, एपिडिडाइमिस के ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर अगर आपको ये वास डिफरेंस दिख रहा है, तो अगर आप वास डिफरेंस को यहाँ से देखेंगे, पोस्टीरियरली देखेंगे, तो ये जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। अगर ये वास डिफरेंस को आप यहाँ से ट्रैक कर पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इसका पूरा ये पार्ट, तो ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक पार्ट तो ये आपको यहाँ पर दिखा, ये ब्लैडर की तरफ जाता हुआ, दूसरा पार्ट जो होगा ये वास डिफरेंस का आपको कहाँ जाते हुए दिखेगा, एब्डोमिनल कैविटी में। उसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी में जाने के अलावा, अभी तो हमारे पास ये पूरा एब्डोमेन नहीं है यहाँ पर, तो एब्डोमिनल कैविटी में जाने के अलावा उसके दरमियान में आपको ये दिखेगा। तो मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको कि ये जाएगा सेमिनल वेसिकल में, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आपका एपिडिडाइमिस दिखा, ये यहाँ से जाएगा और कहाँ जा रहा है, देखो ये सेमिनल वेसिकल दिखा आपको, और यहाँ पर आपको इजैकुलेटरी डक्ट दिखा। यानी कि ये एपिडिडाइमिस देखो कहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्ट होकर कहाँ पर जा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट में आपको जाता हुआ क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको ये बात समझने आ गई यहाँ पर, तो अब आगे देखते हैं। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये देखो कहाँ से पास हो रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट जो पास हो रहा है वो कहाँ से पास हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रहा है। तो इस तरह से ये एक्सेसरी डक्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो मैंने बेसिकली आपको बताया कि रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा, ये सब मिलाकर आपके एक्सेसरी डक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलाकर, जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो मिलाकर क्या बनाते हैं, रीटी टेस्टिस बनाते हैं। और ये रीटी टेस्टिस से क्या होता है, वासा इफ्रेंशिया बनता है, और वासा इफ्रेंशिया से याद रखना वासा डिफरेंस आता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो ये वासा इफ्रेंशिया होता है ये क्या करेगा, बेसिकली एक लिंक बनाएगा कहाँ से कहाँ तक, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, स्पर्म को मैच्योर करना। अगर आप स्पर्म को देखेंगे तो स्पर्म बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए यूरिथ्रा से ज्वाइन होता है, बट इसके दरमियान में दो चीज़ें आती है, एक तो सेमिनियल वेसिकल होता है और दूसरा कौन सा होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है। तो होपफुली इतना पार्ट आपको डक्ट्स के बारे में अब तक समझने आया होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है ग्लैंड्स का। तो ग्लैंड में सबसे पहला जो ग्लैंड है वो सेमिनल वेसिकल्स है, जो हमने पीछे भी देखा था। सेमिनल वेसिकल्स को आपने डायग्राम में देखा होगा पीछे। तो बेसिकली ये ग्लैंड करता क्या है, बेसिकली ये ग्लैंड जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पर होता है, और ये एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। जो भी आपका टोटल सीमेन होता है उसका 60% वॉल्यूम जो है वो कौन सा फ्लूइड बनाता है, ये वो फ्लूइड है जो कहाँ से सिक्रीट होता है, सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होता है। इसके अलावा याद रखो इस फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोस होता है जो स्पर्म्स को एनर्जी देता है, और दूसरा इसमें फाइब्रिनोजन होता है जो क्या करता है, स्पर्म से कोगुलेट करता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल पॉइंट था। तो ये आपका पहला ग्लैंड था जो आपको समझने आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके अपने दूसरे ग्लैंड की तरफ जाएंगे, जस्ट अ मिनट। अब हमारा जो दूसरा ग्लैंड है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। हमने इस प्रोस्टेट ग्लैंड को, आप उसको डायग्राम में पीछे वाली स्लाइड्स पर जाकर रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल एरर है तो मैं इसको पीछे नहीं लेकर जा पा रहा हूँ। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बेसिकली, ये सबसे बड़ा और लार्ज सिंगल ग्लैंड होता है। इसमें 20 से 30 आपको लोब्यूल्स मिलेंगे, और ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड वहाँ पर दिखाई देगा,
ठीक है। इसके अलावा ये जो है एक मिल्की वाइट फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो सीमेन का कितना होता है 30% होता है। और ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वेजाइना में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, ये काम आता है। सो बेसिकली ये 30% होगा, और पीछे हमने सेमिनल वेसिकल्स के फ्लूइड्स को पढ़ा था, ठीक है, जो 60% क्या होता है, सीमेन के लिए होता है। और ये फ्लूइड का काम आप समझ गए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वो है कोपर्स ग्लैंड, या नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा वो कोपर्स ग्लैंड पर है, या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। तो बेसिकली ये पी साइज ग्लैंड होता है, ईदर साइड ऑफ यूरिथ्रा पे आपको मिल जाएगा। इसका काम बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा लुब्रिकेंट सिक्रीट करना, जब कॉपुलेशन होता है उसके दरमियान में एक ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करता है जिससे क्या हो, लुब्रिकेशन होगा। ठीक है। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सीमेन आप सबने सुना ही होगा। सीमेन बेसिकली एक विस्कस और अल्कलाइन और मिल्की फ्लूइड होता है, जो बाकी चीज़ों से मिलकर बनता है, जो उसको हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा। तकरीबन इजैकुलेशन के टाइम पर 2.5 से लेकर 4 ml तक कॉपुलेशन के दरमियान में सीमेन सिक्रीट होता है, जिसके अंदर 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो सिक्रीशन होता है वह एपिडिडाइमिस और बाकी एक्सेसरी ग्लैंड जो होते हैं उसका सिक्रीशन होता है। और फिर आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट जो है वो है हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट है, जो है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल। एक्सटर्नल जेनाइटल बेसिकली जो स्क्रोटम है, जो कि पाउच और पेनिस है, उसको मिलाकर हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल कहेंगे। बेसिकली जो हमारे पेनिस होता है उसके अंदर 3 तरह के उसमें क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। वो 3 तरह के टिश्यूज़ में आपको नाम दिया हुआ है। एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, एक इरेक्टाइल टिश्यू के लिए है, और नेक्स्ट जो है मीडियन टिश्यू कहलाता है। टिप जो होता है पेनिस का वो क्या कहलाता है, ग्लैंस पेनिस कहलाता है। ये जो सेगमेंट है चैप्टर का वो पढ़ना काफ़ी आसान है आपके लिए, आप इजीली समझ सकते हैं उसको। अब इसके अलावा हम आएंगे स्क्रोटम के ऊपर। स्क्रोटम बेसिकली एक पाउच होता है जो पिगमेंटेड स्किन होती है, जो पेनिस के बिहाइंड में होती है। उसके अलावा स्क्रोटम का ये याद रखो, जो फीटस टेस्टिस, यानी फीटस टेस्टिस का मतलब है जब बेबी बॉर्न होने वाला है, फीटस में है, तो स्क्रोटम जो है उसमें एक शॉर्ट फाइब्रल मस्कुलर बैंड होता है जिसे हम गिबर्नाक्यूलम कहते हैं, जिससे क्या होता है वो टेस्टिस को गाइड करता है सही पोजीशन में रखने के लिए। उसके अलावा अगर टेस्टिस जो है नीचे डिसेंड नहीं हो पाता है, यानी हमने पढ़ा था इंजीनियर कैलान में नहीं आ पाता है, तो उसको क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं, याद रहेगा, क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। ओके। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 मसल जो जिसका नाम है क्रेमास्टर एंड डार्टोस मसल जो है, ये टेस्टिस को क्या करते हैं, बॉडी से दूर, मतलब नज़दीक या दूर रखते हैं। इससे ये होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ओवरऑल, उससे 2 या 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर होता है टेस्टिस का, और इससे हेल्प होती है एक्चुअली स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में देने की कोशिश करी है। डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मोस्टली आपको डाउट्स ग्लैंड से रिलेटेड आना चाहिए, क्योंकि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर जाता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या होता है, बाकी सारे पार्ट होपफुली आपको क्लियर होंगे। अगर कुछ भी मेंशन करना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, व्हाट्सएप पर बताओ। ओके, वी आर डन फॉर टुडे, थैंक यू।